Hello Bachcha Party, welcome to the class, welcome to Vedantu NEET Made Easy platform. This is your master teacher Sachin Upadhyay. Welcome into the series of Sprint with Kick. सर आज एकदम अलग अवतार में दिख रहे हो बच्चा, पता नहीं क्यों ना ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अब कुछ चैप्टर्स के लिए हम अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करें तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने आप लोगों के लिए एक नीट किक के अंदर सीरीज़ चला रखी है जहाँ पर हम लोग लाइव आकर के पढ़ाते हैं और दूसरा हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं एंड आई होप बच्चा लोग यू पीपल आर एन्जॉइंग। सो मैंने ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड ही रखा है बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। जिस तरीके से पढ़ाऊँगा CBSE टर्म 1 के लिए एक भी मुद्दा नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने CBSE का जो ब्लूप्रिंट अभी हाल ही में है उसको ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर को उठाया है। डिलीटेड पोर्शन बिल्कुल नहीं है इस लेक्चर के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन CBSE पूछ सकती है CBSE टर्म 1 के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं। और एक और सीरीज़ आएगी स्प्रिंट विद किक के बाद जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। इफ़ यू आर लविंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शावर योर लव। अपना प्यार देने के लिए बच्चा लोग नीचे जो खूबसूरत सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके चैनल का हिस्सा बन जाइए एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक वाला बटन, बिकॉज दैट इज फॉर अदर पर्सन लाइक का बटन बट फॉर योर बाबा SSP, योर चीकू भैया और कूपर भैया और सचिन स्टेशन, दैट इज प्यार का बटन। तो जल्दी से दबा दो बच्चा लोग, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं स्प्रिंट विद किक सीरीज़ के अंदर CBSE टर्म 1 चैप्टर नंबर है आपका 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 2 लेक्चर और फिर पूरी आपकी स्प्रिंट विद किक सीरीज़ खत्म हो जाएगी, CBSE टर्म 1 पूरा खत्म। फिर अगर किसी बच्चे ने बोला सर मेरा ये बाकी, सर मेरा ये बाकी, तो मैं नहीं तेरा सर फोड़ना बच्चा, बिकॉज सारा ठीक पूरा टाइम निकाल के संडे तुम्हारे लिए मेहनत करता, ठीक है। हाँ, अब ये चैप्टर से एग्जाम एनालिसिस कहता है कि 3 MCQ आने के चांसेस हैं। वो चाहे सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में भी हो सकता है या एक ही में तीनों हो सकता है। इतिहास गवाह है कि पिछले 10 साल का पेपर अगर आप उठाओगे तो इस चैप्टर से बच्चा लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ना यहाँ से आते हैं, दैट इज़ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। लिख करके पढ़ाऊंगा और जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो हैंड रिटन नोट्स आप वीडियो देखते हुए भी बना लीजिए। और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पर इसका लिंक भी डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चल बच्चा स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत ही प्यारी सी बात आप लोगों को समझा दूँ। जो भी मेरा प्यारा बच्चा पार्टी अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की तैयारी को एकदम बेहतरीन करना चाहते हो, सो यूट्यूब के अलावा हम लोग एप्लीकेशन पर उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो बच्चे एनरोलमेंट लेकर के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर ही टीचर से आपको इंटरेक्शन हो जाता है, आपके कोई भी डाउट बचेंगे नहीं। रीज़न क्या है कि क्लास के अंदर 2 टीचर अवेलेबल होते हैं, एक क्लास टीचर जो आपका डाउट पिक करते हैं और एक मास्टर टीचर, प्रीमियम टीचर जो कि आपको पढ़ाते होते हैं। इन केस क्लास टीचर से अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो वो डाउट सीधा आपके मास्टर टीचर को जाता है और आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पर आकर के अपना डाउट पूछ सकते हो। बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का एक और बहुत बेहतरीन फ़ायदा है कि आपको वेदांतु के ही सारे मॉड्यूल मिल जाते हैं, आपको अलग से मार्केट की कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा और फिर टीचर ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आपने DPP सॉल्व करी, तो आपका CBSE टर्म 1 बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा इफ़ यू पीपल एनरोल इन दिस क्रैश कोर्स ऑफ टर्म 1, ठीक है। ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है और प्राइस भी बहुत कम है। पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए आपको पे करना है बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट। फॉर आवर प्रीसियस प्लेटफॉर्म यू हैव टू पे ओनली 6300। लेकिन इसे पे करते वक्त बच्चा लोग कोर्स ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना कि आपको अप्लाई करना होगा ये वाला कोड। सो इस कोर्स को ज्वाइन करते वक्त सुप्रो कोड लगाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पर क्लिक करके आप सीधा हमारे इस कोर्स के पेज पर जा सकते हो। चलिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मुद्दे इस चैप्टर के अंदर है वो यहाँ पर ऑलरेडी हमने आपके लिए लिख रखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके। चैप्टर का शुरुआत होता है मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ से, लेकिन अगर हम गाउस लॉ पर जाएं या मैग्नेटिज्म पर समझें तो ये मैग्नेटिज्म वर्ड मतलब क्या है। 3 मार्क्स का MCQ बच्चा लोग, बट अगर आप 35 आउट ऑफ 35 फिजिक्स में लाना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि आपको सिर्फ फॉर्मूले पर नहीं जाना है, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है, उसकी क्लैरिटी क्या है, उस पर जाना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो असर्शन जो रीज़न का क्वेश्चन आता है या केस पे स्टडी टाइप आता है वो नहीं आएगा। और अगर आप इस बेसिस पर पढ़ते हो कि नहीं मुझे थोड़ा डेप्थ जानना है तो बच्चा लोग आपका नीट भी निकलेगा अच्छे से, ठीक है। इसीलिए अच्छे कुछ चैप्टर्स, कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है तो हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई चार्जेस इसके लिए पे नहीं करना है, यूट्यूब पे सब कुछ आपके लिए फ्री। हाँ, प्रीमियम जो बच्चे हैं एप्लीकेशन पर आकर के जो पढ़ते हैं उनकी बात अलग है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करें अगर हम मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ की, तो मैग्नेटिज्म चीज़ होती क्या है। देखो, जैसे फिजिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं ना,
काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। वैसे ही फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच आप ऐसा मान करके चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी फ्यूचर में आप देखोगे जैसे जैसे आगे चले जाओगे तब आप ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं कर पाओगे। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रोसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर मैग्नेटिक्स से रिलेटेड आप कुछ बात करते हो ना, वो मैग्नेटिज्म है। गॉस लॉ तो सर सुना सुना लगता है, कई लोग मुझे कमेंट में करेक्ट कराते हैं, सर गॉस लॉ। मैं बोलता हूँ रामलाल का लॉ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, रामलाल लॉ, रामलाल लो नहीं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश पर आप लोग थोड़ा सा कर देते हो, लेकिन इंग्लिश हमारी थोड़ी सी फनी चली जाती है, हम बहुत मज़े में पढ़ाते हैं बच्चे लोग, बिकॉज फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, फिजिक्स ही जीवन का आधार है। समझ पड़ी बात? तो गॉस लॉ या गॉस लॉ जो अंग्रेज बच्चा लोग कहते हैं, गॉस लॉ या गॉस लॉ या फिर रामलाल का लॉ, ये चीज़ हमने सुना सुना सा लग रहा है। हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था कि गॉस लॉ का मतलब होता है कि क्लोज लूप के अंदर सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ हमने सीखी थी। पर यहाँ पर गॉस लॉ को समझने के लिए ना पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ कहानी समझो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बच्चा लोग ये इस तरह से एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की कहानी कुछ कुछ तो आपको पता होगी, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, करेक्ट? नॉर्थ एंड साउथ, सही बच्चे को पता है सर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, हम लोगों को ये भी पता है, और बच्चा पार्टी आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, ढिचक्याओं 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 ढिचक्याओं। अरे आजकल मेरे ढिचक्याओं ढिचक्याओं भाई साहब बड़े अजीब अजीब तरीके के मीम्स बनाने लग गए हैं, क्या बोलते हो शुक्ला जी? लेकिन कौनो बात नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आनंद आता है, बच्चा बनाते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। तो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में चली जाती है। अब जरा सोच के बताइए, क्या ये क्लोज लूप बना रही है? हाँ, क्योंकि मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ रहता है, तो ये एक तरह का क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ के अंदर बहुत ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, बच्चा ये चीज़ क्या है? क्लोज लूप E डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ है कि क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चैप्टर नंबर 1, करेक्ट सर? गॉस लॉ के लिए हमने बहुत बार इसे पढ़ा था। उसी तरह से बच्चा जैसे E डॉट डी ए है, उसी तरह से मेरे लाल बाल गोपालो, क्लोज लूप के अंदर B डॉट डी ए इज गोना बी मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ चार्ज की चर्चा चलती थी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात चलती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात चलेगी। इमेजिन द सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज लूप लेता हूँ तो बताइए क्या इस क्लोज लूप के अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुका हुआ है या एंट्री लेके बाहर निकल गया? व्हाट्स योर आंसर? थिंक एंड देन आंसर। आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि सर ये लाइव क्लास में आप पढ़ा रहे हो कि रिकॉर्डेड, बिकॉज हम लोग टीवी में टाटा स्काई के चैनल पर भी पढ़ाते हैं, तो टीवी वाला रिकॉर्डेड ही जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से इंटरेक्टिंग क्लास रखते हैं। बताइए बताइए बताइए, पता चल रहा है मुझे, है ना? पता चल गया? सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुकी हुई है ही नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने बताया, और बचपन का प्यार के जैसे गाने से बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 9 या 10 में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। तो भाई साहब अगर यहाँ से निकल के ट्रर करके इधर घुसी तो यहाँ पर तो रुकी ही नहीं ना, क्योंकि रुकी होती तो क्लोज लूप बनाती ही नहीं। लेकिन सर रुकती नहीं है, आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है। सही बात है सर, जीवन में आती है चली जाती है, लेकिन हम पढ़ाई पर फोकस रखते हैं, क्या बात है? अलग मतलब निकाल लिए मेरे लाल बाल गोपालो, करेक्ट है। इसलिए बच्चा सिग्मा क्यू जैसे वहां पर पॉसिबल है, चार्ज को क्लोज लूप में रोक पाना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ क्लोज लूप में चार्ज की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जैसे चार्ज वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोक पाना मुश्किल है, कुछ है ये नहीं है, तो ये आपका आंसर आता है क्लोज लूप B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं गाउस लॉ या गॉस लॉ या रामलाल का लॉ इन द केस ऑफ व्हाट? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इन द केस ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट? CBSE टर्म 1 डेप्थ चाहता है, हो सकता है वो आपसे ऐसा क्वेश्चन बना दें, ऐसा डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप ये देखोगे, खुशाक से सही कर दोगे, लेकिन उसने बोला होगा सवाल के अंदर कि मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए गॉस लॉ, तो फिर करेक्ट आंसर आपका B डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुकती ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भजिया होगा। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसे कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विद द सरफेस। यहाँ ऐसा नहीं है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई है ही नहीं, जितना आया चला गया।
रुक ही नहीं रहा है, तो रुक ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा। और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा पूरा माइंड मैपिंग दूंगा, ठीक है, माइंड मैपिंग। जैसे हमारा सेशन 2 लेक्चर के बाद खत्म होगा तो आई वुड लव टू गिव यू द एंटायर PDF शीट ऑफ फॉर्मूला एंड माइंड मैपिंग, आप वहाँ से करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चा लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा टॉपिक। जस्ट अभी आपने देखा कि अगर हम एक मैग्नेट के बारे में सोचते हैं, बार मैग्नेट इसे कहा जाता है। ऐसे तो अलग अलग मैग्नेट होते हैं जो आपके सिलेबस में, उसकी मैं बात करूं तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ, और साउथ के अंदर आ रही है ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा लोग, राइट। और ये क्लोज लूप बना रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं ऐसे। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स और ओरिजिनेट्स कहाँ से, स्टार्ट्स फ्रॉम एन एंड बच्चा लोग एंड्स विथ साउथ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, बट इनसाइड, इनसाइड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, S to N। दिस वे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज दैट इट क्रिएट्स अ क्लोज लूप। ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तीसरी सबसे खास बात जो चैप्टर 1 के अंदर पढ़े थे आप, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ कि इसके किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट आपको उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, बिल्कुल देगा। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, टेंजेंट खींचा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, टेंजेंट खींचा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, टेंजेंट खींचा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। इसीलिए याद रखिएगा कि अगर हम इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दिस गिव अस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बोलो पिक्चर क्लियर, टंडना टंडन सर, मज़ा आ गया। इसके बाद की एक सबसे खास पॉइंट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं थी। उसी तरह से बच्चा लोग नेवर इंटरसेक्ट, ये भी कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये सब क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। रीज़न आप खुद ही सोचो, ये वाली ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा करके यहाँ पर आएगी। अगर ये दोनों एक दूसरे को काट लिए होते, ऐसे काट लिए होते, तो इस पर इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट खींचा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन फिक्स है कि अगर यहाँ से निकला है तो ये साउथ में जा सकता है, तो साउथ इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। एक ही चीज़ हो सकता है ना, साउथ थोड़ी ना 2 होंगे, एक मैग्नेट के 2 पोल थोड़ी ना पॉसिबल है। ओके तो ये फंडामेंटल आपके पॉइंट्स क्लियर हुए। और देखिए, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज, तो वहां पर मैग्नेट का फोर्स ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो वहां पर फोर्स कम होगा। इसे मैं डायग्राम के माध्यम से समझा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ है, यहाँ पर ये साउथ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी डेंस होंगी बच्चा लोग, कंपैरिजन टू इधर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे फील्ड का फोर्स ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर नंबर 2 पे फील्ड का फोर्स कम है। द पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा डेंस है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होगा वहाँ अच्छी खासी, और जिधर नहीं होगा वहाँ पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। एक बच्चों वाली बात बताइए, क्या किसी भी बार मैग्नेट को तोड़ने पर, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, डू यू रियली थिंक कि नॉर्थ सेपरेट हो जाएगा और साउथ सेपरेट हो जाएगा? कभी भी नहीं। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी हैपन। हम जब भी मैग्नेट को तोड़ेंगे तो हमेशा याद रखिए कि सिंगल मोनोपोल का कोई भी अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल मोनोपोल। हमेशा ये डाई में ही रहता है। नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बोलो एकदम क्लियर हुई, एकदम अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए। आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करता हूँ ताकि आपके लिए सही रहे। चलिए बच्चा पार्टी अब काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, बराबर। हमारी मैक्सी पे इतने बार लिख चुके हैं कि थोड़ी सी वाइटिस हो गई, बट बहुत जल्दी उन्हें साफ भी कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई। और देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है बच्चा लोग, yes, this one is very खूबसूरत टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड देन मोमेंट। क्या पढ़ना है हमें? मैग्नेटिक डाइपोल एंड देन बच्चा पार्टी मोमेंट। आओ
आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो ये धरती है बलिदान की। क्या बोलते हो शुक्ला जी? ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, उसके बीच का प्रॉपर सेपरेशन है 2L। कुछ याद आया? इसको कहते थे बच्चा लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P से रिप्रेजेंट करते थे और फार्मूला था Q × 2A। ओ हो सर याद आ गया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है कि कोई भी एक चार्ज और उसके बीच का प्रॉपर सेपरेशन। उसी तरह से अगर हम एक मैग्नेट को बनाएं तो मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, इनके बीच का लेंथ चलिए मान लीजिए कि 2L है। तो बच्चा जैसे P = Q × 2A होता है ना, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू होता है इन प्लेस ऑफ चार्ज आई एम गोना राइट P एंड देन इन प्लेस ऑफ 2A आई एम गोना राइट 2L। व्हाट इज दिस P? P को कहा जाता है बच्चा लोग पोल स्ट्रेंथ। ऐसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ। ट्राई टू फील द फिजिक्स। फिजिक्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझोगे तो बहुत खूबसूरत विषय है। रटना नहीं है, महसूस करना है। जैसे बता रहा हूँ, मैंने रट्टा नहीं मारा है, आपको समझा रहा हूँ, वैसे समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। हमने कहा P = Q × 2A में Q चार्ज है। चार्ज जितना पावरफुल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी पावरफुल होगी। उसी तरह से जितना ज़्यादा हमारा P पावरफुल होगा पोल स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पावरफुल होगी। तो जो काम बच्चा पार्टी यहाँ पे चार्ज करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में हमारा ये करता है। याद करो इसका जो डायरेक्शन था वो -Q से लेकर के +Q तक था। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये माइनस को हम साउथ मानते हैं और ये प्लस को हम नॉर्थ मानते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा MCQ बन सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। इनकी वैल्यू बच्चा हमेशा गिवन होगी, इनकी वैल्यू हमेशा गिवन होगी। गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई लेंथ कर दीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चमचम चमका, अमेजिंग। सो कैपिटल M इज इक्वल टू P × 2L। ये किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चलिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आओ और देखते हैं बच्चा लोग। अब आता है पूरे चैप्टर के अंदर पूरा एकदम मस्त बढ़िया तरीके से जो जो आपके NCERT में है उसको सिंपल करके समझा रहा हूँ। अब बात आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बट किसका? टॉपिक ऐसा है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें, किसको रख दें? मैग्नेटिक डाइपोल को, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और एंगल बना है थीटा, इसका पूरा लेंथ है 2L। ठीक बच्चा लोग? तो जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बाय द वे आई एम रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ B, तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, वहां पर भी टॉर्क था। इन केस ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक द टॉर्क फॉर्मूला वाज टॉर्क इज इक्वल टू P × E। करेक्ट है? हियर इन द चैप्टर ऑफ दिस मैग्नेटिज्म टॉर्क इज एज इट इज P के जगह पर M क्रॉस में B। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे लाल बाल गोपालों। यहाँ जो P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और यहाँ जो M है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। जरा आप इन्हें ओपन करिए तो ये आपका हो जाएगा MB sin थीटा। ठीक है बच्चा लोग, अगर मैं एकदम स्मॉल एंगल रोटेशन की बात करूं, मतलब ये एकदम थोड़ा सा थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब ना मैथ्स का यहां पर एक रूल लगता है और वो रूल कहता है कि तब साइन थीटा की जो वैल्यू है माइनस थीटा ली जा सकती है। नियम है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। कॉस थीटा होता तो 1 कर देते, तो यहाँ रख दो, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा माइनस में MB थीटा। ट्रू? क्या टॉर्क का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें अल्फा आता है? आता है सर। देखिए कैसे। पापा बराबर होती है मम्मी। जो काम लीनियर मोशन के अंदर फादर करते हैं वही रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क करता है। मास के जगह पर इनर्शिया करता है और ए के जगह पर अल्फा करता है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपालो, टॉर्क इज इक्वल टू I × अल्फा एंड देन दिस माइनस MB थीटा। गजब सर, यहाँ तक मजा आ गया सर।
जो काम बच्चा लोग तुम्हारा आई इनर्शिया रहता है एज इट इज, अल्फा की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लुक ए इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इन लीनियर मोशन। वही रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन बनता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर बनता है। रख दो यहाँ पर, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ये CBSE में 5 मार्क्स के सवाल में आया है, लेकिन इस बार 5 मार्क्स में से एक MCQ बन सकता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ MCQ पर डिपेंडेंट मत रहिए। MCQ कहाँ से आता है, पूरा चीज़ आप पढ़ लोगे तब आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बराबर। ओके बच्चा, अब देखिए ध्यान से। सो आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन में आई, अरे मोरी माई। ओके अच्छा बच्चा, ये ना 11th का एक फार्मूला जैसा दिखाई दे रहा है। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कुछ याद आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा फॉर्मेट? एंगुलर वाला। तो जब आप इसको SHM को, सिंपल हार्मोनिक का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो आपका आ जाता है एम बी अपॉन में आई। तो ओनली ओमेगा क्या बना? अंडर रूट एम बी अपॉन में आई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम बी। जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता था ऑफलाइन में या लास्ट ईयर भी पढ़ाया हूँ ना, तब भी मैं बच्चों को बोलता हूँ ये इक्वेशन याद रखना है, लेकिन इसमें से कुछ भी कोई भी पॉइंट्स आप भूलोगे तो मज़ा नहीं आता है, फील आ जाता है इससे। अभी भी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। और याद करने का तरीका, पाई आई, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई एम बी। एंड डू नॉट फॉरगेट, I is not current in this equation. What is I? What is I? What is I? What is I? Torque is equal to I alpha. This I is what? Moment of inertia. सवाल बन सकता है बच्चा। This I is what? Moment of inertia. अच्छा, मैग्नेट किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। M क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे, निया लगाई देबू। कुछ याद आया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया, एग्जैक्टली। बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। सो दे कैन आस्क यू फ्रीक्वेंसी, दे कैन आस्क यू टाइम पीरियड, दे कैन आस्क यू ओमेगा। तो हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट। तो फ्रीक्वेंसी वुड बी 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बाई डिवाइडेड बाई आई। कई बार आप देखोगे आपके NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर भी टॉपिक के बाद सवाल दिया है, आपको टाइम पीरियड दिया होगा एंड इनर्शिया पूछा होगा, तो बना सकते हो आप सब्जेक्ट, है ना। इसलिए इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है और उस इक्वेशन के पॉइंट्स के इसके अंदर कौन से टर्म्स किससे हैं। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है बच्चा लोग, टफ करके पढ़ोगे तो बहुत टफ है, आसान करके पढ़ोगे तो बहुत आसान। एक घुट पानी पीते हैं। चलो मेरे लाल बल गोपाल, डन, ठीक है, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आता है असली टॉपिक, एक आगे कहते हैं बच्चा लोग अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है, और किताब से पढ़ोगे तो प्राण निकलना तय है। इसलिए बाबा SSP आपको अपनी भाषा में एकदम मस्त करके इसको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारी धरती माता गोल है ऐसा हम सब मानते हैं, ठीक है। इस धरती माता के बीच में से एक ये एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी धरती माता घूमती है, आई रिपीट माई सेंटेंस, जिस एक्सिस के अबाउट हमारी धरती माता रोटेट होती है, ऐसे घूमती है, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। पहला एलिमेंट जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन समझोगे तो इनके क्वेश्चंस कभी आपको फंसाएंगे नहीं। जियोग्राफिक एक्सिस, तो जिस एक्सिस के अबाउट घुमा उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। बच्चा प्रैक्टिकली देखा गया है जियोग्राफिक एक्सिस पे जिस तरफ रियल में मैप में धरती माता का नॉर्थ होता है उसको जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट वाला हम बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ, ठीक है।
फिर अगर आप कभी मैग्नेटिक कंपास देखे होंगे तो नॉर्थ साउथ हमेशा से टिल्टेड रहता है। ऐसा क्यों? जिधर हमारे मैग्नेट का नॉर्थ जाता है वहाँ असली में धरती माता का साउथ होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि सर इधर आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, बट गलत है। आई रिपीट द सेंटेंस, बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, जो जस्ट मैंने अभी बनाया, यही सही चीज़ है। और ये बोलते हैं इस वाले पॉइंट को या इसको कहीं पे भी, ये है आपका मैग्नेट का साउथ, ये है आपका मैग्नेट का नॉर्थ। ये चीज़ क्या है फिर से समझिए। जिधर धरती माता का नॉर्थ है वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक कंपास या तो यहाँ ऐसे टेढ़ा ही रहता है। टेढ़ा रहने के पीछे का लॉजिक क्या है? हमारी धरती माता स्वयं एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है? क्योंकि धरती माता के जो गर्भ है, कोर है, उसमें बड़े सारे आयंस हैं। धरती माता रोटेट होती है तो आयंस भी रोटेट होता है, आयंस रोटेट होता है तो करंट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा किसने बोला था? ऑस्टर्ड ने। इससे पहले के चैप्टर में बेसिक सीखा है हमने। फिर वो बायो सावर्ट साहब आए थे। तो धरती माता स्वयं एक मैग्नेट है, तो ये धरती माता की प्रॉपर्टी है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेढ़ा है। अब क्यों टेढ़ा है तो धरती माता से पूछना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वी कांट चेंज। तो हमारा जो धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा रहता है। जिधर असली में नॉर्थ है वहाँ धरती माता का साउथ है। इसीलिए जब हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं तो वो हमें यहाँ नॉर्थ या यहाँ नॉर्थ दिखाता है, तो हमको लगता है रियल में इधर नॉर्थ है, बट असलियत में क्यों नॉर्थ वहाँ पर है? क्योंकि वो धरती माता के साउथ से मैग्नेटिक कंपास का वो निडल है चिपक जाता है। मतलब आप कभी भी फ्रीली सस्पेंड है तो नॉर्मल सी प्रैक्टिकल वाली बात है। लटका दीजिए एक मैग्नेटिक कंपास को, तो ऐसे ऐसे अलाइन करके नॉर्थ साउथ में फिक्स हो जाता है। ऐसे टेढ़ा वेढ़ा होता है, बाद में फिक्स हो जाता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर है, टेढ़ा ही रहता है। इनके बीच का एंगल 11.4 जितना होता है। तो the axis which is passing through this geographic north and geographic south, or the axis which is passing through this rotational axis is called geographic axis, and the axis which is passing through this earth का magnetism is called magnetic axis। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो है ताकि आप फिर से वीडियो को पीछे जा करके मेरे सेंटेंस को सुन लो। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इन्हीं के साथ ऐसा भी होता है कि जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस को जियोग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं, और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस को मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। थोड़ा याद रखिएगा तो बहुत ज़रूरी है। इसके परपेंडिकुलर जियोग्राफिक इक्वेटर, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर। कंफर्म? ठीक। अब सोचो धरती माता क्या स्फेरिकल है इस तरह से? सर स्फेरिकल तो है, पूरी तरह से नहीं, एलिप्टिकल है, बट प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम स्फीयर बोलते हैं, बट सॉलिड स्फीयर है। अगर धरती माता सॉलिड स्फीयर है तो 3D में बना करके दिखाता हूँ। क्या बीच में से अगर आप धरती माता को काट दो ये, तो कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। मतलब ये जो एक्सिस हमने बनाया वहाँ सिर्फ एक सीधी लाइन है या ऐसा प्लेन है? एग्जैक्टली, देयर इज नॉट अ सीधी लाइन। लाइन कैन बी देयर बट देयर इज अ प्लेन बिकॉज देयर इज अ सॉलिड स्फीयर। नो, स्फीयर को काटिए, तरबूज को काटोगे तो बीच में एक प्लेन है। सो द इमेजिनरी प्लेन, माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू द वेरी सिंपल डेफिनेशन। इमेजिनरी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, इस जियोग्राफिक एक्सिस से गुजरने वाली इमेजिनरी प्लेन को हम कहते हैं बच्चा लोग जियोग्राफिक मेरिडियन, शॉर्ट में जीएम। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन। इसका हिंदी सुनोगे तो आपके कान फट जाएंगे। यामोत्तर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध तो मत सुनो। जियोग्राफिक मेरिडियन। सो व्हेनेवर द वर्ड्स कम्स लाइक मेरिडियन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन। इन अ वेरी सेम वे बच्चा लोग, द इमेजिनरी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और पूरा खेल आपका इसी का होता है, किसका? जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का। इस जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाले एंगल को बच्चा लोग कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी कहते हैं। तो इनके बीच का ये जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। लगभग 11.4 डिग्री का होता है। एक और चीज़ आती है, पूरा खेल बच्चा लोग
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो इसी प्लेन में रहता है, बराबर, क्योंकि धरती माता पूरी तरह से सॉलिड स्फीयर है, तो धरती माता का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी प्लेन में है, राइट। हाँ वो फैला है लेकिन साउथ से नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ से निकल करके आप देखोगे किताबों के अंदर ये ऐसे 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 बनाया रहता है। थोड़ा 3D में आप देखिएगा, आपको गूगल पर भी अभी इमेज बना के दिखा देते हैं, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। फिर ये ऐसे जा कर के ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और फिर ये ऐसे इधर से आता रहता है बच्चा लोग, ऐसे साउथ में आता है, फिर इधर से ऐसे जाता है। मतलब धरती में कहाँ है, तो ऐसे टेढ़ा है पूरा, पेनवा भी गिर गया, ठीक है, ऐसे टेढ़ा है। तो अगर मैं इस प्लेन को निकाल करके अलग से समझूं, ध्यान से देखना, नंबर 6 को समझाने के लिए मैं एक प्लेन बना रहा हूँ ऐसा। अगर ये मेरा जियोग्राफिक मेरिडियन है, मतलब ये वाला प्लेन है, और ये मेरा बच्चा लोग मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब कौन सा वाला प्लेन, इधर वाला प्लेन के बीच में देखो एंगल है, इसलिए किताब खोलोगे तो एंगल, और उसको डायग्राम बोर्ड पे हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। अब अगर आप एक रस्सी की सहायता से एक मैग्नेटिक निडल को ऐसे लटका दो और फिर छोड़ दो, तो वो पहले अपने आप को खूब रोटेट करेगा, खूब खुशी से रोटेट करेगा, उसके बाद खुद को कहाँ सेट कर लेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्योंकि असली में धरती माता की मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है, इसी एक्सिस पर है, तो वो इसमें आ जाएगा और फिर ऐसे हल्का सा डिप कर लेगा। आप असली में मैग्नेटिक कंपास को देखिएगा, एक्सपेरिमेंट भी है 12th में, तो वो हमेशा ऐसे डिप करता है। तो उसने हॉरिजॉन्टल से जहाँ पर डिप किया, हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक मेरिडियन में जहाँ पर डिप किया बच्चा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू, जहाँ पर डिप किया उसको एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल कहते हैं, डिप एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डिप एंगल। पॉइंट इज क्लियर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप एंगल है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल यहाँ पर फाई है, तो फाई निकालने का तरीका है, फाई इज इक्वल टू tan का इन्वर्स BV अपॉन में BH, ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दिख रहा है बच्चा लोग, ये आपका रेक्टेंगल है, सिंपल है, एक x और एक y है, तो हम B कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस में BV का स्क्वायर, दैट्स इट। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको BV बोल देगा √3 टाइम्स है, कई बार BH बोलेगा √2 टाइम्स है, √3 टाइम्स है। √3 टाइम्स होगा तो √3 किसकी वैल्यू है, 60 की, 1/√3 बोल देगा 30 की। एक और चीज़, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसी को बच्चा लोग इक्वेटर बोलते हैं, ये तो यहाँ लिखा भी है, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर। और ये बच्चा लोग आपका जियोग्राफिक पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक डीप एंगल एट इक्वेटर इज ऑलवेज 0, मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड एट पोल इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू को यहाँ सेट करके आप BV और BH समझ लीजिए, आपका टास्क है। और अगर सच में समझ में आया है तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, दिस इज़ योर टास्क बच्चा लोग, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे लाल बाल गोपाल यहाँ तक पहुँचे हैं। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड राइट डाउन कि इक्वेटर के लिए BV और BH में क्या मिलेगा और पोल में BV और BH में क्या मिलेगा। ये आपका सीन है अर्थ मैग्नेटिज्म का। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जियोग्राफिक एक्सिस, द एक्सिस अबाउट विच आवर अर्थ इज गोइंग टू रोटेट, and magnetic axis about which our earth magnetism is passing. Geographic meridian, an imaginary plane which is passing through geographic axis. An imaginary plane which is passing through the magnetic axis is called magnetic meridian. Angle between the geographic meridian and the magnetic meridian is called magnetic declination. And the angle between the earth ka magnetic field with the horizontal is called dip angle. Tan phi BV by BH, phi is equal to tan inverse BV by BH. B is equal to under root of BH square plus BV square and that's it. Amazing. इक्वेटर पे 0 है फाई और पोल पे 90 है फाई। डन। चलो ग्रेट बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मेरे लाल बाल गोपालो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। ये चीज़ क्या है? देखिए, इससे पहले के चैप्टर में जब आप मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता था, निया लगाई देबू। हाँ, याद आया? उड़ीसा वाले बच्चे, निया लगाई देबू मतलब आग लगा देंगे, आग लगा देंगे पेपर में भी सर। तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एरिया, अगर ये आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड एरिया, तो बच्चा लोग हमारा टास्क होता है कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA है। अब यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, वो घूमता है बच्चा, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट तो बना रहा होगा, मोमेंटरी करंट। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ऑस्टर्ड ने कहा था। यानी कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है। शायद इसी वजह से आप 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। बहुत डिटेल वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, उसका रीज़न ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो SSP पर भी अवेलेबल है, और इस प्लेटफॉर्म पर जब से मैं आया तब से सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप खाली सर्च करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल बाय SSP सर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बट सिंपल, जानते हो आप, पैरामैग्नेटिक वो है जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करता, सपोर्ट करता है। डायमैग्नेटिक वो है जो सपोर्ट नहीं करता, अपोज करता है। मतलब अगर आप उसको रख दोगे तो अपोज कर लेगा, खाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड्स को अपोज करेगा। और फेरोमैग्नेटिक वो है जो गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता है, जो सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारे मटेरियल्स क्यों ऐसे हैं? क्योंकि इनके अंदर भी एक मैग्नेटिज्म है, इनके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। वो क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, करंट है, और ऑस्टर्ड ने कहा था कि कोई भी करंट चलता है कहीं पे तो इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, इनको हम अलग नहीं कर सकते, नेचर है ये। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ करंट, दैट इज M इज इक्वल टू NIA। तो बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो टर्न्स, हम यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो कोई वायर है नहीं, इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। सो M इज इक्वल टू I इंटू A। एरिया हम लिख देते हैं πr², हमने माना कि इसका रेडियस है R, करेक्ट। अब I की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो E और I बराबर Q/T, इसकी जगह पर Q/T। तो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन और T टाइम पीरियड है। तो बच्चा लोग, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू 2πr अपॉन में v। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो डिस्टेंस आपका परिधि सर्कमफेरेंस के बराबर होगा और टाइम आपका टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। सो आई एम गोना राइट दिस कैपिटल T एज 2πr/v। तो यहाँ पर आया 2πr एंड देन v। दिस इज इन प्लेस ऑफ करंट। नाउ देयर इज पाई एंड देन r का स्क्वायर। बहुत सिंपल फिजिक्स, बहुत सिंपल आसान फिजिक्स। पाई से पाई को कट गया, r से कट गया, तो ये आया EVR डिवाइडेड बाई 2। This is magnetic moment of revolving electron. So if the speed of that electron is given and the radius of that is also given बच्चा लोग, तो अगर आप EVR डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो you'll be getting magnetic dipole moment। ठीक है, चलो ओके मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, लेट्स स्विच टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास एंड दैट इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या चीज़ है पहले उसे समझें। एग्जाम्पल के तौर पे इनके फॉर्मूले को ही समझाएंगे, इसमें डेरिवेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। पहले इसको फील करो। जैसे मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर इस तरीके से वायर की वाइंडिंग है, ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ। इस चीज़ को देख करके आप कह पाओगे कि ये कौन सी चीज़ है? ये प्लस, ये माइनस। कौन सी चीज़ है? ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड है तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली होगा ही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड, बराबर ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, देखो चीज़ क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक मटेरियल रख दूँ जो कि पहले एक नॉन मैग्नेट मटेरियल है, मतलब वो मटेरियल ऐसा है कि जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है भी तो सब रैंडम डायरेक्शन में। अगर सब रैंडम डायरेक्शन में है तो फिर वो
रियल में मैग्नेट नहीं है। कोई भी चीज़ रियल में मैग्नेट तब होता है जब उसके अंदर के सारे डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में हो, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ही वो चीज़ है जो डिसाइड करता है कि ये मैग्नेट है कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और सब सेट डायरेक्शन में है, सब सेम डायरेक्शन में है, तो उसका इलेक्ट्रिज्म जो है बहुत बढ़ जाएगा। वैसे अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है, अंदर सब के सब एक डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि भैया ये बहुत अच्छा मैग्नेट है, अदरवाइज़ वो मैग्नेट अच्छा नहीं है। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडम है। अगर हम इसे अंदर रख देंगे और यहाँ से करंट चलाएंगे तो ये सोलेनॉइड का ये जो नीला नीला लाइन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा बच्चा, इसके रैंडम सेट डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट को, जो कि क्या थे, रैंडम थे, उनको ओरिएंटेट कर देगा सेम डायरेक्शन में, या यूनिफॉर्म कर देगा, या सबके सबको पैरेलल डायरेक्शन में कर देगा। तो ये चीज़ क्या हुई, द प्रोसेस इन विच अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज नाउ बिकमिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। इसे कहा जाता है बच्चा लोग मैग्नेटाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये। और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझिए, इसके अंदर कितने डाइपोल मोमेंट हैं, कितने वॉल्यूम में, उसे कहते हैं कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन। और भी फॉर्मूला है इसके, ये आपका एक मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। और बच्चा ये जो करंट चल रही है ना, जिस करंट की वजह से ये चीज़ हो रहा है, अगर सोचो करंट नहीं होता तो अंदर कैपिटल एम आता क्या, कभी भी नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक बात प्रैक्टिकली कही जाती है कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एच। और ये जो कैपिटल एच है इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किताबों में बहुत टफ लैंग्वेज है, फील करिए, मज़ा आ जाएगा। सोचो कि मैं इस एक्सटर्नल करंट आई को बढ़ाते जाऊं तो मेरा एम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा आई होगा ये नीली लाइन उतनी पावरफुल होगी। जितनी ज़्यादा ये नीली लाइन पावरफुल होगी, अंदर का अनसेट या रैंडम सेट डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होता जाएगा। वाह सर, फील आया। इसीलिए एम प्रोपोर्शनल टू एच होता है। एच बेसिकली क्या है तो यहाँ लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल कैपिटल एन आई एफ अपॉन में एल। बहुत अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ और बहुत सिंपल। इसे किताब से पढ़ोगे तो सच में समझ में नहीं आएगा। है ये करंट ही, फ्री करंट, जो इस एक्सटर्नल वायर से बन के जाती है, वाइंडिंग वायर लगे हुए हैं उसमें से चलती है। पर यूनिट लेंथ में टोटल करंट, पर यूनिट लेंथ में टोटल करंट 1 टन होता तो आई एफ, 2 टन है तो 2IF, 3 टन है तो 3IF। कितने लेंथ में, L लेंथ में, इसलिए NIF अपॉन में L, दैट इज कैपिटल H। प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही बच्चा यहाँ एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग स्काई एम बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। स्काई एम का मतलब होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्या चीज़ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल टेल अस द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्काई एम हमें बिहेवियर बताएगा कि कैसा हमारा मटेरियल बिहेव करने वाला है। क्या बहुत अच्छा एक्सटर्नल को एक्सेप्ट कर लेगा, या एक्सटर्नल का अपोज करेगा, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, या फिर बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। इसी स्काई एम के बेसिस पर आपके पैरामैग्नेटिक डिसाइड होते हैं, डायमैग्नेटिक डिसाइड होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। स्काई एम पूछ ले, एम दिया है, एच दिया है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है इस मटेरियल के रखने के बाद में, वो म्यू इंटू एच होती है। यहाँ पर ये जो म्यू है उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम। एक चीज़ होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट, रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ क्या है बच्चा, रिलेटिव परमियाबिलिटी। ओके सर, बढ़िया से समझ में आया। तो म्यू इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना लो, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड देन म्यू आर। एक और फॉर्मूला है बच्चा लोग, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस स्काई एम, और ये जो म्यू अपॉन में म्यू नॉट है वो क्या बन जाएगा, म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस स्काई एम। म्यू आर दिया है तो आप स्काई एम निकाल सकते हो, स्काई एम दिया है तो आप म्यू आर निकाल सकते हो। बस
ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स अच्छे से डिटेल्ड। अब आपको दिया जा रहा है एक खूबसूरत सा होमवर्क। इस खूबसूरत से होमवर्क में ये करना है बच्चा कि यहाँ पर आप देखोगे मेरी हैंड रिटन नोट्स जो मैंने यहाँ लिखा वो आपके पास में है। इसके साथ ही साथ ना हमने आपको इसके अंदर पूरा कंटेंट जो कि आपका कितना एनालिसिस है, क्या है, कैसे है, इस तरीके से भी PDF दे दिया है। तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाइए और इससे भी पढ़िए। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करो बच्चा। उसका रीज़न है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जब मैं MCQ सीरीज़ लाऊंगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यू पीपल आर गोइंग टू डू दैट? पक्का? अमेजिंग। जितना पढ़ाया गया बच्चा वही सिलेबस में, अगर एक आध भी क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस शीट देखोगे DPP के अंदर अगर एक भी एक्स्ट्रा है तो उसे मत करना, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे स्लाइड मेकर ने जो ऐसे भी है निखिल बाबा, वो सिलेबस के बेसिस पे एक आध दो इधर उधर से गलती से ले लिए हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करो। एंड यस, बाबा SSP आपको बहुत जल्दी लाइव दिखेंगे 1-2 दिन के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ अरविंद भैया के साथ मिल करके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू मॉम। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग ये आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा ये नोट्स? जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आप देख लोगे ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये देखिए बच्चा हमारे वेदांतु व्यू प्लेटफॉर्म पर जाने का तरीका। आप ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम यूट्यूब पर प्रोवाइड ना कर पाएँ, जैसे कि नोट्स है ना, प्रॉपर गाइडेंस वो तो दे देते हैं, लेकिन नोट्स है बच्चा, आपकी टेस्ट सीरीज़ है बच्चा, रेगुलर टच में आप देख रहे हो लेकिन आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये सब हम हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर कराते हैं। एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, वाइट बोर्ड, ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। आप आराम से वहाँ पर आकर अपनी तैयारी कर सकते हो। आप देखिए कोर्स की प्राइस 6300 है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। सुप्रो कोड लगाने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, लिंक दिया है, क्लिक करिए एंड गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु फैमिली। #हर घर वेदांतु। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैन do whatever you want to do man, but don't trouble your mom। ठीक है बच्चे लोग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।